गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम सैंधव सभ्यता का राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण कांस्य युगीन स्थल कालीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। घग्गर नदी, पीलीबंगा तहसील, हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा का सिंधी भाषा में अर्थ है काले रंग की चूड़ियों का स्थान। साथियों, हम जानते हैं कि घग्गर नदी के दक्षिण में स्थित वस्तुतः यह सभ्यता स्थल दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला तथा पूर्वी टीला नगर बस्ती टीला के रूप में विस्तारित है। वस्तुतः यह दोहरे परकोटे वाला एक यूनिक स्थल है। सर्वप्रथम इसकी सूचना देने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को, जो कि एक इटालियन थे और बीकानेर उनकी कर्मस्थली थी, को दिया जाता है। इनकी इस स्थल की प्रथम विस्तृत खोज का श्रेय अमलानंद घोष को 1953 में दिया जाता है। उत्खनन वस्तुतः दो लोगों से जुड़ा हुआ है, ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर 1961। राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चोरू मूल के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा राजस्थान थ्रू द एजेज नामक अपनी पुस्तक में 1966 में इस स्थल को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी गई। अगर हम इस स्थल की विशेषताओं की बात करें तो साथियों, राजस्थान में यह सैंधव सभ्यता का पहला नगरीय स्थल था। वस्तुतः यहाँ नगरीय जीवन की लगभग सभी विशेषताओं का हमें ज्ञान होता है। यद्यपि किसी महिला मूर्ति का यहाँ साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन चूंकि यह सैंधव सभ्यता का ही एक भाग था, का ही एक हिस्सा था, इसलिए यह मात्र सत्तात्मक समाज का सूचक है। क्योंकि सैंधव सभ्यता में बहुत अधिक भारी मात्रा में हमें महिला मूर्तियों का, मृण मूर्तियों का, कांस्य मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है, तो उसे मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में स्वीकारा गया है। अगर इस स्थल की हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह कृषि बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की भी एक बहुत ही समृद्ध परंपरा का साक्ष्य मिलता है। एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़कों का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। साथियों, चन्हू दड़ो तथा राखी गढ़ी की भांति यह भी त्रिस्तरीय सैंधव स्थल था। यहाँ पर भवन निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा होने का उल्लेख है और ये मान्यता है, कुछ लोगों के अनुसार यह अपेक्षाकृत एक गरीब बस्ती थी, लेकिन नवीन मान्यताओं के अनुसार वस्तुतः ये लोग जलवायु के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले रहे होंगे। यद्यपि भवन निर्माण कच्ची ईंटों से है, लेकिन स्नानागार, अग्निकुंड तथा कुओं का निर्माण पक्की ईंटों से करने का उल्लेख है। साथियों, यहाँ से हमें चिकनी मिट्टी से लिपी हुई अलंकृत फर्श, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग था, का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ 7 अग्नि वेदियों यानी अग्नि कुंडों का साक्ष्य है, जो संभवतः पशु बलि के उद्देश्य से निर्मित की गई होंगी, क्योंकि यहाँ हमें उन अग्नि कुंडों में भारी मात्रा में पशुओं की हड्डियाँ मिलती हैं। साथियों, लोथल, जो कि गुजरात में एक सैंधव स्थल है, की भांति यहाँ भी हमें युगल समाधियाँ मिलती हैं, जो संभवतः सती प्रथा का सूचक रही होंगी। सुव्यवस्थित नाली प्रणाली साथियों यद्यपि यहाँ नहीं है, लेकिन लकड़ी की नालियों का यहाँ हमें साक्ष्य मिलता है। गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ अंडाकार अर्थात घेरदार कुओं का साक्ष्य मिलता है। मेरे साथियों, यहाँ हमें जो बस्ती टीला है उससे प्राक सैंधवकालीन जुते हुए खेतों, जो दोहरे जुते हुए हैं, का साक्ष्य, साथ ही 2 फसलों जिनमें
गेहूं एवं जौ, ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, गेहूं और जौ नामक फसलों का साक्ष्य मिलता है। कहीं पर दूसरी फसलों का नाम मिले तो आपको गेहूं और जौ ही याद रखना है। साथियों, हम जानते हैं कि दुनिया में अगर शतरंज की परंपरागत शुरुआत का साक्ष्य पहली बार मिलता है तो वो भारत से मिलता है। इसीलिए यहाँ पासा, जो आपको पता है, हमको पता है कि शतरंज का भारतीय नाम भी है पासा, की चौपड़ का साक्ष्य मिलता है। अंडाकार कब्रें यहाँ से मिली हमको, तांबड़े से बने मनके हमको मिले हैं यहाँ पर, मिट्टी की खिलौना गाड़ी का साक्ष्य यहाँ से मिला है, बेल की खंडित मूर्ति का साक्ष्य मिला है, पत्थर का सिलबट्टा मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, जिससे पता चलता है कि ये मृद भांड और कृषि उत्पादन के भंडारण हेतु उनका प्रयोग करते होंगे। फिर साथियों, हमें यहाँ 2 मुंह वाले चूल्हे मिले अर्थात तंदूर का साक्ष्य। फिर टोंटीदार हमें यहाँ प्याले मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, मुहरों पर ओवरलैप्ड लिपि, यानी एक दूसरे को ओवरलैप्ड करते हुए सैंधव लिपि, जिसको यद्यपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका, का भी यहाँ साक्ष्य मिलता है। साथियों, यहाँ ऊँट की हड्डियों का भी हमें साक्ष्य मिलता है। तो इससे ही पता चलता है कि जरूर यहाँ ऊँट का पालन होता होगा। ऊँटों को हम जानते हैं कि आज भी राजस्थान में रेगिस्तानी जहाज के रूप में ऊँट हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमें यहाँ ऊँटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। साथियों, राजस्थान में हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले अगर हमें ऊँटों का कहीं साक्ष्य मिलता है तो वो हमें मिलता है साथियों तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा लूनी नदी, पचमदरा तहसील, बाड़मेर में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण युगीन स्थल है। तो राजस्थान में अगर सबसे पहले ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं तो तिलवाड़ा से, और ऊँट की हड्डियों का अगर दूसरी बार कोई साक्ष्य मिलता है तो वो कालीबंगा से मिलता है। साथियों, हमें यहाँ खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य मिलता है। एक गर्दन है खोपड़ी समेत, जिसमें यूँ मान लो कि उसे जैसे सिला हुआ हो, इस तरह से उस खोपड़ी की सर्जरी का भी हमें साक्ष्य मिलता है। खजूर का साक्ष्य हमें यहाँ मिलता है, खजूर के पेड़ से बनी नालियों का भी, और खजूर की हमें गुठलियों का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। अगर यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिलता साथियों, तो यूँ मान लीजिए कि हमें यहाँ लोहा नहीं मिलता, क्योंकि लोहे की शुरुआत अभी नहीं हुई। हमें यहाँ मंदिर नहीं मिलते, घोड़ा यहाँ नहीं मिलता, शेर यहाँ नहीं मिलता है, युद्ध के अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते, क्योंकि अपेक्षाकृत सैंधव समाज एक शांति प्रिय समाज था। मेरे साथियों, अन्य सैंधव स्थलों की भांति अगर लोथल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। साथियों, अगर इस स्थल के हम समय की बात करें तो C14 कार्बन 14 प्रणाली के आधार पर लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व का इनका समय था, एक मैच्योर फेज था। अमलानंद घोष ने जब इसको सामान्यकृत किया तो वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। अगर साथियों अंतिम संस्कार की बात करें तो यहाँ हमें अंतिम संस्कार की 3 विधियों, जो तीनों विधियाँ मानते हैं, का साक्ष्य मिलता है। एक पूर्ण समाधिकरण, जिसमें हम पूरी तरह से समाधिस्थ करते थे डेड बॉडी को। आंशिक समाधिकरण, पहले उसे जंगल में या सुनसान स्थलों पर उस डेड बॉडी को डालना होता था, और फिर जो उसके कठोर अवशेष बचते थे उनको दफनाते थे, तो वो कहलाता था आंशिक समाधिकरण। एक सीधे जलाने की परंपरा थी, दाह संस्कार, लेकिन उसमें भी जो कठोर या चिता जो बच जाती थी उसको कलश में भरकर फिर उसको कब्र में दफनाते थे, जिसे कलश संस्कार भी कहते थे। इसलिए यहाँ हमें अंडाकार कब्रों का साक्ष्य भी मिला है। मेरे साथियों, बहुत लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण नगरीय स्थल
के बावजूद, जैसा कि हम जानते हैं इतिहास में उत्थान और पतन अनिवार्य है, इस सभ्यता का पतन भी हुआ और आज हमें ये साक्ष्य के रूप में, पुरावशेषों के रूप में, पुरातात्विक सामग्री के रूप में ही मिलती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच में दो मान्यताएं कम से कम हैं, क्योंकि हमें यह भूकंप से दीवारों में दरारें और कई क्षत विक्षत स्थल मिले, तो कुछ लोगों के अनुसार इस सभ्यता का पतन संभवतः भूकंप से हुआ होगा। चूंकि ये घग्गर नदी के किनारे एक स्थल है, हम जानते हैं कि घग्गर नदी वर्तमान में लगभग मृतप्राय है, लगभग सूख गई है। अगर एक सीजन, रेनी सीजन को छोड़ दिया जाए और वो भी एक आंतरिक नदी के रूप में, तो घग्गर नदी अब उस रूप में नहीं बहती। तो कुछ लोगों के अनुसार इस सभ्यता का पतन हुआ घग्गर नदी इसके सूख जाने से। मेरे साथियों, इस स्थल के लिए एक अच्छी बात भी ये भी है कि ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1983 में इस सभ्यता के संरक्षण हेतु एक बहुत ही भव्य संग्रहालय, म्यूजियम की स्थापना भी की। तो राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, जो कि एक सैंधवकालीन स्थल था, आज हमने कालीबंगा पर चर्चा की और हम आगे भी इस तरह के महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।